हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके सरोज, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? प्रोजेक्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम है? सर उसमें कोई मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है सर, और मतलब किसी से मांग रहे हैं तो कोई दे नहीं रहा है सर। और शहजादा भी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे शहजादा के घर, तो शहजादा भी बोल रहा है कि प्रोजेक्ट के काम अभी तो अकेले कर रहे हो? पता नहीं क्या। हाँ सर। प्रोजेक्ट का काम तुम अकेले कर रहे हो? सर मतलब कोई नहीं, मतलब किसी को भी बोल रहे हैं तो शहजादा के पास है सर, लेकिन शहजादा कर नहीं पा रहा है, तो उससे मांग रहे हैं तो भी दे नहीं रहा है। और हम चाह रहे हैं सर, बहुत दिन से हम सोच रहे हैं लेकिन कोई दे नहीं रहा है, और हम इसी वजह से परेशान हैं। और हम इसलिए हम आपको शहजादा, फोन लगाने वाले थे कि हम क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा है सर हम। शहजादा क्या प्रॉब्लम है? और राहुल, और सर राहुल सर सर मेरा कहना था सर हाँ, क्या कहना था बताओ। कि हम इसको लैपटॉप देंगे हाँ, लैपटॉप तो दे देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये घर ही पे बैठ के काम करके वापस कर दे, फिर ऑनलाइन एग्जाम होता है कोई चीज का तो प्रॉब्लम पड़ता है सर। अच्छा तुम दोनों अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों हाँ कहाँ सर, रहते हो? तुम्हारे घर के मैं रहता हूँ। हाँ, ऐसे घर के बगल ही में रहते, ये सिमरे में रहता, मैं डिगवाड़ी में रहता है, बगले में है, लेकिन ये दुमका में फिलहाल रह रहा है। अच्छा, हाँ, तो हर तो ये बोल रहा है गेट का एग्जाम देने कल हम आएंगे, और उसके बाद फिर चल जाएंगे दुमका। तो फिर लैपटॉप वहीं रह जाए, फिर कॉलेज खुलेगा नहीं, ऑनलाइन एग्जाम के लिए प्रॉब्लम होगा कोई भी चीज का। अच्छा इसको बोल अभी रहे घर ही पे बैठ के अभी काम कर डिस्टेंस लो, फिर कितना है? वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम तो सर हाँ मोबाइल सर। से भी सब दे लेता है सर, एग्जाम तो ऑनलाइन एग्जाम मोबाइल से भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अब कितने डिस्टेंस के दूर में रहते हो तुम लोग अभी? अभी तो बहुत दूर है सर, अभी तो वो दुमका में रह रहा, मैं धनबाद में रहा हूँ, 4 घंटा का रास्ता है। अच्छा, और सरोज? सर आवाज नहीं आ रहा है सर, कट जा रहा है बीच बीच में। मेरा मेरा गांव में नेटवर्क पकड़ नहीं रहा है सही तरीके से तुम सर। कहाँ पर रहते हो? इसका तुम्हारा घर कहाँ पर है? सरोज का घर कहाँ पर है? सर धनबाद आए हुए हैं सर आज, मतलब वही कल एग्जाम है इसलिए। अच्छा, गेट का एग्जाम कब है? कल? कल कल है कल है सर। सर, कल कल 2:30 बजे से है सर। अच्छा, एग्जाम कंप्लीट करने के बाद फिर से दुमका आ जाओगे? फिर से आ जाएगा सर ये। तो अभी अभी सुनो, अभी तो कॉलेज तो खुल नहीं रहा है, ठीक है? तो अभी यस सर। वहां पर एक साथ काम करो, तुम और यस सर, वही हम इसको बोल रहे हैं। कुछ दिन वहां पर रहो, कुछ दिन रहकर वहां पर काम करो। अगर देखो, तुम लोग अगर पास पास रहता तो शायद ज्यादा तुमको लैपटॉप दे देता, तुम काम करते, ठीक है? लेकिन अभी वो धनबाद में रहेगा, तुम दुमका में रहोगे, तो उसको भी तो लैपटॉप की यस सर, जरूरत प्रॉब्लम पड़ेगी, आएगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर, वही हम इसको बोल रहे हैं कि 10 दिन के लिए रहो, काम उम करके वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं। एक साथ बैठो, एक साथ बैठ के काम करो, कुछ दिन वहां पर रह जाओ, एक हफ्ते के लिए रह जाओ, रह के वहां पे एक साथ काम करो। और ग्रुप का जो बाकी मेंबर है, तो बाकी मेंबर का घर किधर है? बाकी मेंबर का बाकी सर कोई कतरास में रहता है बोकारो में, सर, कोई कोई रांची है सर। गुमला में रहता है, बोकारो कोई रांची है। बोकारो में रहता है, दूर दूर सरोज, रहता है। सरोज के पास बाकी मेंबर कोई रहता है? नो सर, बाकी नहीं मेंबर सर, बहुत उसका दूर घर है। रांची है और बोकारो है सर मेरा, और रांची शहजादा का घर धनबाद है और मेरा भी धनबाद है, तो थोड़ा वो सामने है डिगवाड़ी सर। से उधर रहता है सर। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास शहजादा शहजादा ही रहता है? यस यस सर। सर। तो ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ दिन धनबाद पे रह के ये प्रोजेक्ट का काम को थोड़ा एक साथ डिस्कस करो, एक साथ करो। हो सके तो शहजादा के घर तुम जाओ, या फिर शहजादा सरोज के घर आ जाओ, एक साथ बैठ बैठ के काम कर लो, ठीक है? और बाकी का जो जो ग्रुप मेंबर है वो सब तुम्हारे कांटेक्ट में है ना? सब काम कर रहा है? यस सर। तो सबके है साथ। सर, लेकिन उन लोग को भी बहुत दिन से सर बोले हैं सर, लेकिन वो लोग भी राहुल को भी बोल रहे हैं, तो राहुल राहुल को 3-4 दिन से सब चीज डेटा भेज दिए, लेकिन वो अभी तक एक भी वीडियो देखा नहीं है। और अचानक जब फोन किए तो उस समय मतलब कुछ बोल भी नहीं रहा है। और
4 दिन हो गया सर, 4 दिन से हम भेजे लिंक सब चीज डेटा, बोला कि भेज दो, हम कम से कम हम देखेंगे, वो देखा भी नहीं, 4 दिन बाद तक हम कांटेक्ट करते रहे हर दिन, लेकिन कभी रिप्लाई तक नहीं किया सर। अब हम देख, क्या बोलेंगे, हम क्या लेकिन उम्मीद लगाएंगे। एक दो मेंबर काम करेगा और बाकी का मेंबर वो काम नहीं करेगा, घूमता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वो देखो, हाँ सर सर, अगर अगर वही अगर कोई ऐसी तुमको अगर नहीं करेगा तो तुम लोगों को खुद का काम खुद खुद ही करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेंगे उसके लिए तो हम है ना, हम तो देखेंगे। ये यस प्रोजेक्ट सर, का जितना सारा मार्क्स है, मार्क्स तो मेरे हाथ में है ना, तो हम तो देख लेंगे यस कि सर, कौन यस काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उस हिसाब से उसको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी तुम दो अगर पास पास रहते हो तो एक साथ थोड़ा काम को आगे बढ़ाओ, और कोशिश यस। करो कि हफ्ते में तुम लोग का जो मेंबर है ना, सबके साथ एक बार एक कॉन्फ्रेंस कॉल करो, या फिर अपने अंदर एक मीटिंग वीटिंग करो, करके थोड़ा बहुत डिस्कस कर लो। ठीक है, अगर सर मीटिंग भी करते हैं ना सर, तो उसमें भी आना नहीं चाहता है, उसमें भी कॉल करके लाना पड़ता है कि आना है। तो राहुल भी, आप जैसे आप लिंक भेजते हैं सर, तो उसमें भी राहुल को लगाना पड़ता है कॉल, और सोनू भी पता नहीं कभी कभी उनको भी लगाना पड़ता है कॉल। तो वही बात हो जा रहा है कि हम लोग जब खुद का मीटिंग करते हैं तो उसमें भी आना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं नहीं है, ये आते बात है। आता भी है तो 5 मिनट बाद निकल के चला जाता है सर। आप बताइए, ये सब गलत बात है एकदम। अच्छा ठीक है, तो ये तो गलत बात ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट को सबको मिलजुल के तो करना होगा। तो तुम तो प्रोजेक्ट लीडर हो, तो तुमसे हम सारे इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, सो तुम यस और सर। शहजादा, अभी तुम्हारा जो प्रॉब्लम है लैपटॉप के वजह से, जो काम तुम नहीं कर पा रही हो, इसके लिए तुम वहां पर यस कुछ दिन रह के एक दूसरे से मिलजुल के थोड़ा काम को आगे बढ़ाओ। ठीक यस है, यस सर, यस सर। हाँ। यस सर। सो ठीक है, चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि पिछले क्लास में हमने एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे सर्किट ब्रेकर से। ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल है हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोटेक्शन चैप्टर, अल्टरनेटर का जो प्रोटेक्शन चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम एंटर करेंगे। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। सो यहाँ पर इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट on a circuit breaker, the following reading were obtained on single frequency transient, single frequency transient। जो डेटा दिया गया है, पहला क्या है, टाइम टू रीच द पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज, टाइम स्ट्राइकिंग तो कितना है, 50 माइक्रोसेकंड, 50 माइक्रोसेकंड। एंड नंबर 2, द पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज, द striking
पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना है 100, ठीक है। डिटरमाइन the average, determine the average R V and frequency of oscillation. Determine the average RRRB and frequency of oscillation. Okay, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है. In a short circuit test on a circuit breaker, the following readings were obtained on a single frequency transmission. तो पहला क्या है, टाइम टू रीच पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो उसका वैल्यू कितना है 50 माइक्रो सेकेंड. एंड दूसरा जो डेटा दिया गया है द पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज कितना है 100 किलो वोल्ट. सो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज आरआरबी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. सो जैसे कि हम पिछले क्लास में हमने दिखाया था कि एवरेज जो आरआरबी होता है, एवरेज जो आरआरबी होता है उसका जो फॉर्मूला बनता है जैसे कि पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय टाइम टू divided by time to reach peak value. Time to reach. So peak restriking voltage यहाँ पर कितना है, डेटा दिया गया है 100 kV, तो 100 kV यहाँ पर पुट कर दो, 100 kV divided by time to reach peak value. The peak restriking voltage कितना है, time to reach peak restriking voltage, ठीक है, कितना है 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा जो एवरेज आरआरबी का वैल्यू आएगा 2 किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है. और इसको हम 2 × 10⁻⁶ किलो वोल्ट पर सेकेंड भी, सॉरी माइक्रो नहीं यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड भी लिख सकते, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एवरेज आरआरबी. एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला होता है ये भी हमने दिखाया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, Fn इक्वल टू हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम टू रीच पीक वैल्यू, टाइम टू रीच मतलब जो टी, जो स्मॉल टी हमने पिछले क्लास में देखा था टी, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम टू रीच एक वैल्यू क्या है 50 माइक्रो सेकेंड, यहाँ पर पुट कर देना है हमें. अब जो आएगा तो वैल्यू कितना आएगा 50 माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 2 × 50 to 10⁻⁶, ओके, 10⁻⁶. सो अब देखो इसका जो वैल्यू आएगा हाँ, इसका जो वैल्यू आएगा 10,000 हर्ट्ज होगा, ओके. तो ये क्या है 2 kV पर माइक्रो सेकेंड, तो इसका वैल्यू जो आएगा 2 × 10⁻⁶ किलो वोल्ट पर सेकेंड
एंड फाइनली हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 10,000 हर्ट्ज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट हमारा और एक प्रॉब्लम है जो कि एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक नए फॉर्मूला के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एंड here blast circuit breaker is designed to interrupt a transformer magnetizing current, transformer magnetizing current of 11 ampere। तो क्या है RMS में stops the current at an instantaneous value of 7। Okay, if the value of L and C in the circuit are 35.2 Henry and 0.003 microfarad. So find the value of voltage that appears across the contacts of the assume that all inductive energy is transferred. Assume that all inductive energy is transferred to the capacitance. Okay, assume that all the inductive energy is transferred to the capacitance. Okay, now देखो हमारा जो इंडक्टेंस का जो एनर्जी है, इंडक्टेंस जो एनर्जी को स्टोर करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर क्या है सर्किट ब्रेकर है, ये एक सर्किट ब्रेकर। ओके, और यहाँ पर हमारा सोर्स है। ये क्या है, एल है, ये पी है। अब देखो सर्किट ब्रेकर जब ओपन होगा, एट द इंस्टेंट ये जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर में तो एनर्जी स्टोर होता है, हम जानते हैं। वो एनर्जी कहाँ जाएगा, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो गया है वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वो एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं हाफ LI²। ठीक है, हाफ LI²। ओके, ये एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर होगा, कैपेसिटर पे।
सो कैपेसिटर पे अगर ट्रांसफर होगा तो हम जानते हैं कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोर जो होता है वो क्या होता है, हाफ सी ई स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी ई स्क्वायर, ठीक है, और सी वी स्क्वायर। सो ये टोटल एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगा। सो कैपेसिटर में जब आ जाएगा तो कैपेसिटर का एनर्जी इज इक्वल टू इंडक्टर का जो एनर्जी होगा। अब इस इक्वेशन से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आई अंडर रूट एल अपॉन सी वोल्ट, आई इंटू एल अपॉन सी वोल्ट, ठीक है। सो यही वोल्टेज को हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम में बोला है फाइंड द वोल्ट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेकर। अक्रॉस द, देखो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा, अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेकर, ठीक है। सो पहले हमें बता दिया गया है कि करंट का जो वैल्यू है, देखो 7 एम्पियर, इंस्टेंटेनियस करंट का जो वैल्यू है 7 एम्पियर। ये आई जो दिख रहा है ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू भी दिया गया है। तो ये वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो इस वोल्टेज यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू देखो पुट कर दो 7 एम्पियर, एंड यहाँ पर जो हमारा इंडक्टर है कितना है 35.2 हेनरी, एंड यहाँ पर जो है 0.003 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को फैरड में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली ये है, अगर इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 866 इंटू 10⁻³ वोल्ट और 866 किलो वोल्ट। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। एक फॉर्मूला के ऊपर बेस करके ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखने में इतना बड़ा है लेकिन छोटा सा एक फॉर्मूला के ऊपर बेस करके ये न्यूमेरिकल है। सो सर्किट ब्रेकर का जो चैप्टर है, सर्किट ब्रेकर का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आगे हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ तीन टाइप का प्रोटेक्शन हमें करना होगा, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्शन ऑफ बास। तो बेसिकली यही तीनों प्रोटेक्शन तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, ओके, अल्टरनेटर्स। सो अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होता है? एक्चुअली प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई भी किसी टाइप का फॉल्ट अगर अल्टरनेटर में आ जाएगा तो अल्टरनेटर खराब हो सकता है, जल सकता है, उसका जो वाइंडिंग है वो जल सकता है, अल्टरनेटर का फील्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अल्टरनेटर फेलियर हो सकता है, कई तरह का फॉल्ट है। हम आगे जाके देखेंगे कौन सा फॉल्ट एक्चुअली अल्टरनेटर में होता है। सो इन सारे फॉल्ट की वजह से बेसिकली अल्टरनेटर जल सकता है, अल्टरनेटर खराब हो सकता है, बर्न आउट हो सकता है। तो हम जानते हैं अल्टरनेटर एक एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है। सो अगर एक अल्टरनेटर जल जाएगा इसका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसको यहाँ पर जो फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को हमें रोकना होगा, ठीक है, रोकना होगा। सो पहले हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटर में किस टाइप का फॉल्ट आता है, क्योंकि फॉल्ट के बारे में हम जानेंगे तभी कौन सा फॉल्ट में कौन सा प्रोटेक्शन को हमें यूज करना होगा ये हम जान पाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन से पहले हमें अल्टरनेटर में क्या क्या फॉल्ट देखने को मिलता है ये हम पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, सो सम इम्पोर्टेंट फॉल्ट्स, some
of the important faults which may occur, ठीक है, OCCU occur on an alternator. Alternatives are, पहला क्या है, फर्स्ट जो होता है क्या होता है, फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। पहला क्या होता है, फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। सो प्राइम मूवर बेसिकली क्या है, ओके तो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है। सो एक्चुअली हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटर क्या होता है, ऑल्टरनेटर का बेसिकली काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और वहां से इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिलता है, बेसिकली ऑल्टरनेटर का यही काम है। अब ऑल्टरनेटर में मैकेनिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेटर से आउटपुट मिलने के लिए ऑल्टरनेटर को तो ड्राइव करना होगा, तो ऑल्टरनेटर को कौन ड्राइव करता है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर स्टीम टरबाइन होता है। सो स्टीम टरबाइन एज अ प्राइम मूवर वहां पर काम करता है, जो अल्टरनेटर को चलाते हैं वही प्राइम मूवर होता है, ठीक है, जहां से हमें मैकेनिकल पावर मिलता है अल्टरनेटर। तो यहाँ पर प्राइम मूवर स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम टरबाइन होता है वो एक प्राइम मूवर होता है। डीजल जो हाइड्रो प्लांट होता है वहां पर जो वाटर टरबाइन होता है, या फिर डीजल पावर प्लांट में जो डीजल इंजन होता है, ये सारे के सारे प्राइम मूवर होता है, ठीक है। सो प्राइम मूवर अगर फेल कर दे तब क्या होगा, मान लो बात करते हैं स्टीम टरबाइन के बारे में, बात करते हैं स्टीम थर्मल पावर प्लांट में ऑल्टरनेटर को कौन मैकेनिकल पावर देता है, स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन एक्चुअली क्या करता है, जो स्टीम का फ्लो है उस फ्लो से टरबाइन घूमता है, उसके वजह से मैकेनिकल पावर डेवलप होता है जिससे ऑल्टरनेटर ड्राइव होता है। सो अगर मान लो कि वो जो स्टीम का सप्लाई है, वो स्टीम का सप्लाई का अगर मान लो कम हो जाए या फिर फेलियर हो जाए, फेलियर ऑफ स्टीम सप्लाई, सो वहां पर क्या होगा, जब ऐसा होता है तो वो जो अल्टरनेटर का जो रोटर है वो तो इंस्टेंटली घूमता ही रहता है। उस वक्त अल्टरनेटर क्या करेगा, एक इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर की तरह बिहेव कर, ठीक है। जब भी प्राइम मूवर फेल कर जाए, मतलब कि अल्टरनेटर का जो इनपुट मैकेनिकल पावर है उस पावर अगर फेल कर जाए तो अल्टरनेटर जो है वो घूमता ही रहेगा, लेकिन एज अ सिंक्रोनस मोटर। तब ऑल्टरनेटर एज एन ऑल्टरनेटर वो नहीं घूमेगा, तब वो क्या करेगा, रन एज सिंक्रोनस मोटर। और सिंक्रोनस मोटर इसके वजह से वो क्या करेगा, ऑल्टरनेटर बेसिकली उसका जो आउटपुट पावर है वो सप्लाई में देता है। अब जब सिंक्रोनस मोटर होके वो घूमेगा तब वो सप्लाई से पावर ड्रॉ करेगा, ठीक है। ऑल्टरनेटर अब क्या करेगा, सप्लाई से पावर लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं इन्वर्टेड रनिंग, ठीक है। तो जब भी हम ऑल्टरनेटर का जब भी प्राइम मूवर फेल कर जाता है तो उस टाइम पे ऑल्टरनेटर एज अ सिंक्रोनस मोटर रन करता है और पावर देने के वजह से वो सप्लाई से पावर लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड रन। तो इसके लिए हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो प्रोटेक्शन हम इसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर एक कंट्रोल रूम जो होता है, कंट्रोल रूम पे एक अटेंडेंट रहता है, उस अटेंडेंट उसको वॉच करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो वो अटेंडेंट अल्टरनेटर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं मैनुअली। सो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे हाइड्रो जनरेटर में भी ऐसा एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। सो क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है वहां पर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वर्टेड रनिंग,
इज अचीव बाय मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, एक मैकेनिकल डिवाइस को वाटर व्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है, सो वहां से प्रोटेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इतना हार्मफुल नहीं है। अब अगर देखो, अगर वाटर का प्रेशर या फिर हमारा जो स्टीम का प्रेशर फिर से रिस्टोर हो जाएगा, तो अल्टरनेटर विल पिक अप लोड विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। ओके, सो ये एक बात है। और डीजल इंजन द्वारा जो अल्टरनेटर ड्राइव होता है, वहां पर इन्वर्टेड रनिंग को रोकने के लिए वहां पर एक रिले कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, रिले कनेक्ट किया जाता है, जो रिले क्या करता है, मोटरिंग एक्शन को आइसोलेट कर देता है। ठीक है, सो ये बेसिकली हो गया हमारा प्राइम मूवर फेलियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और एक फॉल्ट आता है, क्या है, जो कि हमारा फेलियर ऑफ फील। फेलियर ऑफ फील। सो यहाँ पर ये बात को तुम लोग क्लियरली समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो होता है केस इन्वर्टेड रनिंग होता है, इन्वर्टेड रनिंग होता है। ठीक है, फेलियर, प्राइम मूवर फेलियर हो जाने से इन्वर्टेड रनिंग मतलब वो अल्टरनेटर अब मोटर की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह घूमेगा। ठीक है, और पावर देने के वजह से वो सप्लाई से सिस्टम से पावर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। नेक्स्ट क्या है, फेलियर ऑफ फील्ड। सो बेसिकली फील्ड फेल होने का चांसेस बहुत रेयर होता है। ठीक है, बहुत रेयर होता है। तो अगर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए फील्ड में कोई अगर प्रॉब्लम आ भी जाए, तो उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो रूम अटेंडेंट होता है, रूम अटेंडेंट को काफी समय मिल जाता है, और वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट द फॉल्टी अल्टरनेटर मैनुअली फ्रॉम द सिस्टम बस बार। ओके, सो ये एक फील्ड फेलियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फील्ड फेलियर मतलब फील्ड कहाँ पर रहता है, रोटर पे रहता है। सो रोटर में फील्ड फेल कर सकता है, कभी भी रोटर का जो एक्साइटेशन है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से फील्ड फेलियर हो सकता है, कम होने की वजह से फील्ड फेलियर हो सकता है। तो बेसिकली ये फेलियर ऑफ फील्ड, ये भी एक अल्टरनेटर का फॉल्ट होता है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, ओवर करेंट। ओवर करेंट, ओवर करेंट। ठीक है, ओवर करेंट के वजह से एक फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये ओवर करंट कब होता है, जब वाइंडिंग इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, जब वाइंडिंग, हमारा जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग के बीच में तो इंसुलेशन रहता है, जब उस इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, तब वहां पर एक करंट का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब ओवर करंट आ जाता है। और उसका एक रीजन होता है, जैसे कि ओवरलोड ऑफ द सप्लाई सिस्टम। जब सिस्टम में ओवरलोड हो जाएगा, तो ओवरलोड की वजह से हम जानते हैं, लोड बढ़ जाएगा तो करंट एबनॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। सो इसके वजह से भी ओवर करंट हो सकता है। ठीक है, सो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, बट मॉडर्न अल्टरनेटर, जब इसी वक्त इस टाइम पे जो मॉडर्न अल्टरनेटर मैन्युफैक्चर होता है, सो उसका जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है, जैसे कि मैंने आपने जब फॉल्ट डिस्कस किए थे तब भी बताया कि मॉडर्न अल्टरनेटर का जो इंटरनल इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है। सो ये जो ओवर करंट है वो उतना सीरियसली अल्टरनेटर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो ये हो गया एक ओवर करंट का फॉल्ट। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अल्टरनेटर को हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। नंबर 4 क्या है, ओवर स्पीड। ओवर स्पीड, अगर मोटर ओवर स्पीड में घूमेगा तो ये भी एक फॉल्ट होगा। तो मोटर ओवर स्पीड कब कब घूमता है, मोटर ओवर स्पीड कब घूमता है, मान लो कि मोटर एक सडन लोड पे रन कर रहा है, मोटर के ऊपर अल्टरनेटर के साथ लोड कनेक्ट रहता है। तो मान लो कि ये लोड अचानक कम हो जाए या फिर लोड गायब हो जाए। मान लो कि एक अल्टरनेटर एक कंपनी को या फिर एक प्लांट को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल प्लांट को सप्लाई दे रहे हैं, अचानक किसी भी कारण उस प्लांट का टोटल लोड ऑफ हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, ऐसा होगा तो सडनली अल्टरनेटर का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अल्टरनेटर का स्पीड, ओवर स्पीड होने का कारण क्या है, ओवर स्पीड होने का कारण यही है कि
मेन कॉज ऑफ ओवर स्पीड इज सडन लॉस ऑफ ऑल और मेजर पार्ट ऑफ लोड ऑन द अल्टरनेटर। ठीक है, तो लोड अगर कम हो जाएगा या फिर लोड लॉस हो जाएगा तब अल्टरनेटर ओवर स्पीड में घूमता है। सो मॉडर्न अल्टरनेटर में क्या होता है, एक सैफ्ट के साथ एक मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस वहां पर रखा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस वहां पर, सेंट्रीफ्यूगल डिवाइस वहां पर रखा जाता है, जो क्या करता है, जो मेन वाल्व को ट्रिप कर देता है और प्राइम मूवर को अलग कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी एक प्रोटेक्शन देता है। और नेक्स्ट क्या है, ओवर स्पीड के बाद ओवर वोल्टेज आता है। ओवर वोल्टेज, तो ओवर वोल्टेज कैसे आता है, हम जानते हैं कि अगर हमारा जो फील्ड है, रोटर में फील्ड रहता है, अगर रोटर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा या फिर वोल्टेज जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो रोटर जितना स्पीड, ज्यादा स्पीड से घूमेगा स्टेटर में, उतना ज्यादा ही वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है जब भी लोड अचानक कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोटर ओवर स्पीड में घूमेगा। इसका पिछला जो पॉइंट है, ये जो ओवर स्पीड का जो पॉइंट है, यही पर मैंने बताया कि मोटर का लोड अचानक अगर कम हो जाएगा या फिर लोड गायब हो जाएगा तो क्या होगा, मोटर ओवर स्पीड में घूमेगा। मोटर जब अल्टरनेटर ओवर स्पीड में घूमेगा, तो अल्टरनेटर जब ओवर स्पीड में घूमेगा तब क्या होगा, वहां पर ओवर वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। सो ओवर वोल्टेज जनरेट होने से क्या होगा, एक अल्टरनेटर के ऊपर एक डिस्टरबेंस आ सकता है। सो इसको हमें रोकना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अल्टरनेटर को पूरा सिस्टम से अलग कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा अनबैलेंस लोडिंग। ठीक है, नंबर 5 हो गया। नंबर 6 जो होता है अनबैलेंस लोडिंग। अनबैलेंस लोडिंग, तो अनबैलेंस लोडिंग का मतलब क्या है, अनबैलेंस लोडिंग का मतलब है अनइक्वल फेज करंट। अल्टरनेटर में जो अलग अलग सा फेज होता है, जैसे कि 3 फेज अल्टरनेटर में तीनों फेज होता है, तो तीनों फेज का जो करंट है, उस करंट के बीच का अगर डिफरेंट आ जाएगा तब हम कहते हैं कि ये अनबैलेंस लोडिंग है, क्योंकि तीनों फेज का नॉर्मली करंट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। सो यहाँ पर एक अनबैलेंस लोडिंग आ जाएगा। सो अनबैलेंस लोडिंग कब होता है, ठीक है, अनबैलेंस लोडिंग अराइज फ्रॉम फॉल्ट टू अर्थ और फॉल्ट बिटवीन फेजेस। ठीक है, ऑन द सर्किट। सो अर्थ फॉल्ट की वजह से अनबैलेंसिंग आ सकता है। फेज टू दोनों फेज के बीच अगर फॉल्ट आ जाएगा तो भी अनबैलेंस हो सकता है। ठीक है, सो कई ये दो मेन रीजन होता है कि हर एक फेज का करंट वो डिफरेंट होने का यहाँ पर चांसेस रहता है। मतलब हम कहते हैं यहाँ पर कि ये जो वाइंडिंग है ये अनबैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, सो ये बेसिकली अनबैलेंस्ड है। और हम देखेंगे कि ये अनबैलेंस लोडिंग को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अभी 1 मिनट बचा है टाइम, तो कट जाएगा तो फिर से 5 मिनट बाद ज्वाइन हो जाना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अनबैलेंस लोडिंग जब होता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अल्टरनेटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। 3 करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं थ्रू रिले। ठीक है, तो सर्किट को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा।